कृषि क्रांति उसका पार्ट नंबर 2। और आज का जो टॉपिक है वो है उभरते मध्य वर्ग के विशेषाधिकारों के अंत की कांक्षाएं। ऐसे जैसे पता है कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट जो पार्ट है उसमें कि जो कुछ लोग थे फ्रांस के जिनको कुछ विशेष अधिकार दिए गए थे और उसी विशेष अधिकार के तहत वो अपना काम करते थे। उनमें से दो वर्ग बहुत ज्यादा थे, एक तो कुलीन और दूसरा पादरी वर्ग। इनको कुछ विशेष छूटें दी गई थी। उनको जन्म से ही कुछ बहुत सारी चीजें उनको प्राप्त थी और जिसका उपयोग लोगों को शोषण करने में लोग करते थे। तो आप देखेंगे कि मध्य वर्ग कहाँ से उभर के आए। जो विशेषाधिकार जो दिया गया था कुलीन और पादरी वर्ग को, उनको अंत करने की कल्पना इन लोगों ने ठानी थी। तो यहाँ पर विचार आ गया कि मध्य वर्ग किसको कहा जाए। तो थर्ड स्टेट के जो बड़े व्यापारी थे, बड़े व्यवसायी या बड़े किसान, ठीक है, बड़े किसान या व्यापारी, इन लोगों का एक ग्रुप बना, इसी को बोला गया मध्य वर्ग। एग्जाम क्वेश्चन आ सकता है कि मध्य वर्ग जो है का निर्माण किया गया कौन से स्टेट के लोगों के द्वारा। तो तीसरे स्टेट के लोगों के द्वारा मध्य वर्ग का निर्माण किया गया। इन लोगों का सोच क्या था कि जो विशेषाधिकार दिए गए हैं फ्रांस में, चाहे वो कुलीन हो चाहे पादरी, उनको खत्म करने के बाद कोई भी व्यक्ति सिर्फ बड़े घर में जन्म लेने से उनको सारी सुख सुविधाएं, सारा चीज उनको हायर अथॉरिटी दिया जाए, ये नाइंसाफी है, ये अन्याय है। और इसी चीज को अंत करने के लिए इन लोगों ने कुछ ठानी। उनमें से देखेंगे बहुत सारे लोगों ने इनमें काफी ज्यादा मात्रा में इसमें रोल प्ले किया है। उनमें से कुछ लोग हैं जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इनका एक सहारा लिया गया क्योंकि उस समय जो माध्यम कोई नहीं था एक जगह से दूसरी जगह संचार को पहुंचाने का। उस समय बहुत ही कम मात्रा में गिने चुने जो अखबारें छपती थी और गिने चुने पुस्तक लोग लिखा करते थे। इनमें से तीन जो लोग थे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तीन फिलोसोफर, तीन दार्शनिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इन दार्शनिकों ने तो कमाल ही कर दिया फ्रांस में। उनमें से पहला जो दार्शनिक है जिसका नाम है जॉन लॉक। जॉन लॉक, इस व्यक्ति की एक पुस्तक है जो इस बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। इसकी पुस्तक का नाम है टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, ये इसकी बुक का नाम जॉन लॉक। इस बुक में लिखा गया है, इन्होंने कहा है कि निरंकुश जो शक्ति दिया गया है, चाहे राजा हो या किसी व्यक्ति के पास, निरंकुश शक्ति का खंडन करने की बात कही गई। निरंकुश शक्ति का खंडन करने की बात कही गई है। एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निरंकुश शक्ति को खंडन करने की बात किसकी पुस्तक में की गई। आंसर क्या होगा? जॉन लॉक की पुस्तक में। उसकी पुस्तक का नाम है टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। इसमें लोगों के द्वारा, इसमें जो है जॉन लॉक के द्वारा ये बताने का प्रयास किया गया कि निरंकुश जो शासन व्यवस्था है, जिस पर किसी भी प्रकार का किसी का अंकुश नहीं होता है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा पाते हैं, तो इस चीज को हमें खंडन करना चाहिए। और इस विधि व्यवस्था को न तो किसी व्यक्ति के पास इतना अधिकार न हो कि वो दूसरे के अधिकारों का हनन करे या दूसरे के अधिकारों की वो अवहेलना करे। इसके लिए उन्होंने क्या बोला टू ट्रीटीज गवर्नमेंट में कि हम किसी भी व्यक्ति हो, चाहे राजा हुआ कोई अन्य व्यक्ति हो, उनको किसी दूसरे व्यक्ति के अधिकार को हक छीनने का कोई अधिकार नहीं है। और इस चीज का ब्यौरा उन्होंने टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में किया था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जॉन लॉक की बुक का नाम क्या है, तो टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। और उस बुक में क्या लिखा हुआ है? निरंकुश शक्ति का खंडन करने की बात कही गई है, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे ये जो दूसरा व्यक्ति है, ठीक, दूसरे व्यक्ति एक दार्शनिक जिन्होंने लोगों को दर्शन से अवगत कराया फ्रांस में, और वो व्यक्ति है जिसका नाम है रूसो। इन्होंने भी काफी ज्यादा मात्रा में रोल प्ले किया फ्रांसीसी क्रांति में। इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और इस बुक में इन्होंने बात कही है कि अगर यदि सरकार ही बनाना है तो लोगों की अनुबंध पर या लोगों की सहमति के द्वारा बनना चाहिए। किसी भी देश में सिर्फ कोई व्यक्ति जीत जाने से या कोई व्यक्ति का ज्यादा पक्षपात होने से सरकार नहीं बनाना चाहिए, बल्कि उनकी सहमति भी जरूरी है। तो सरकार का फॉर्मेशन जो किया जाए सहमति के अनुसार किया जाए, सहमति, जनता के सहमति के द्वारा, जनता के सहमति के द्वारा सरकार का निर्माण करना चाहिए, ये बात कही गई द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में।
ठीक है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट पूछा जाएगा किसकी बुक का नाम है, तो रूसो की पुस्तक का नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसमें क्या कहा गया, जनता के सहमति के द्वारा जो है निर्माण करना चाहिए सरकार का, इनमें किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आ सकती, जो भी चीज है जनता और सरकार इन दोनों के बीच समझदारी के अनुसार सरकार का निर्माण और उसी के अनुसार सरकार चलाए, ये बात इसमें कही गई। एक और एक व्यक्ति है जिसका नाम है मॉन्टेस्क्यू, ठीक है, एक व्यक्ति है जिसका नाम है मॉन्टेस्क्यू। इसकी एक बुक है जिसका नाम है द स्पिरिट ऑफ लॉज, द स्पिरिट ऑफ लॉज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। ये तीनों पुस्तक में से कोई ना कोई एक एग्जाम में पूछा ही जाता है, इसलिए तीनों पुस्तक ध्यान रखो। मॉन्टेस्क्यू की जो बुक है जिसका नाम है द स्पिरिट ऑफ लॉज, इस बुक में क्या लिखा गया है कि सरकार के पास जो पावर है, इस पावर को डिवाइड करना चाहिए, यानी शक्तियों का बंटवारा का बात पहली बार कहा गया। शक्तियों का बंटवारा किया जाए, ये बात कही गई थी मॉन्टेस्क्यू की बुक द स्पिरिट ऑफ लॉज में, शक्तियों का बंटवारा किया जाए। और इन्होंने तर्क दिया कि शक्तियों का बंटवारा हम करेंगे तो 3 आधार पर करेंगे। पहला आधार क्या होगा शक्तियों का बंटवारा करने में, इन्होंने कहा कि जो कानून सिर्फ बनाएंगे उनको हम नाम देंगे विधायिका, यानी विधायिका होनी चाहिए जो सिर्फ कानून बनाने का काम करेगी। दूसरा बात इन्होंने बोला कानून को लागू करने का काम कार्यपालिका करेगी, ये दूसरा बात बोला गया था इनके दौर। और तीसरा जो बोला गया था न्यायपालिका, कानून जो लागू हुआ है उस चीज को इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, अगर कोई उल्लंघन कर रहा है तो उसको सजा देने का काम कौन करेगी, न्यायपालिका करेगी। तो ये बात ध्यान रखना है। तो ये तीनों जो बातें हैं वो किसकी पुस्तक के द्वारा की गई है, द स्पिरिट ऑफ लॉज मॉन्टेस्क्यू की जो पुस्तक है उसमें ये तीनों बातें लिखी हुई कि शक्तियों का बंटवारा सरकार को करना चाहिए, इससे किसी भी व्यक्ति के ऊपर दबाव नहीं, कोई शोषण का काम नहीं हो सकता। पहली बार पूरी दुनिया में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका पूछा जाए कौन सी क्रांति में आई थी, तो ध्यान रखना है फ्रांसीसी क्रांति में। कौन सी पुस्तक थी, स्पिरिट ऑफ लॉज में की गई थी, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। पूछा गया कौन सा ऐसा देश है जिसने सबसे पहले इन तीनों को लागू किया था, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो ध्यान रखना अमेरिका जो एक ऐसा देश है जो सबसे पहले यूएसए ने क्या किया था, शक्तियों का बंटवारा जो किया गया विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इसको लागू करने वाला पहला देश बन गया कौन, यूएसए बन गया। तो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। या क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा सकता है कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच शक्तियों का बंटवारा कौन का उल्लेख कौन सी पुस्तक में किया गया, तो स्पिरिट ऑफ लॉज में किया गया। पूछा जाए किसकी पुस्तक का नाम है, ये मॉन्टेस्क्यू की पुस्तक का नाम है और इसी में देखोगे ये बातें की गई है। आज भी पूरी दुनिया में ज्यादातर देश जो है इस चीज को अपनाया, इवन भारत भी इस चीज को अपनाया हुआ है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जो कॉन्सेप्ट लिया गया वो किसकी पुस्तक से लिया गया है, तो मॉन्टेस्क्यू की पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज से लिया गया है। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, यहाँ एग्जाम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तीनों पुस्तक में से कोई ना कोई प्रत्येक साल पूछा ही जाता है, पुस्तक तीनों का इंपॉर्टेंट है। तीनों पुस्तक में क्या क्या बातें की गई है ये इंपॉर्टेंट है, और ये तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, भारत ने भी इसको अपनाया हुआ है। ठीक, जब अमेरिका पहली बार जब उपनिवेशों से अलग हुआ, चूंकि 13 जो उसकी बस्तियां थी, 13 जो कॉलोनियां थी, 13 बस्तियों को जो आजाद कराया था जब वो ब्रिटेन से, है कि नहीं, तो डेट जो थी ध्यान रखना उस चीज को, 4 जुलाई 1776 को जो है अमेरिका आजाद हो जाता है फ्रॉम ब्रिटेन, अमेरिका आजाद हो जाता है ब्रिटेन से। ठीक है, और उसके बाद जैसे ही बातें सामने आई तो उसके बाद इन्होंने इस चीज को लागू किया था। हालांकि 1789 में स्टार्ट हुआ था फ्रांसीसी क्रांति, तो फ्रांसीसी क्रांति की बाद में बहुत सारी चीजें आई, इन सारी चीजों को अपनाते गया और ऐसा करने वाला पहला जो देश बन गया वो अमेरिका है। एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाएगा पूरे विश्व में पहली बार विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका को लागू करने वाला कौन सा देश है, ध्यान रखना अमेरिका ऐसा देश है जो सबसे पहले लागू किया था। भारत में भी इस चीज को लागू किया गया है। आज भारत में बोलते हैं ना सरकार के कितने अंग हैं, 3 अंग बोलते हैं, तो ये 3 अंग कौन कौन से हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों सरकार के अभी प्रेजेंट में अंग है। ये सारे क्यों किए जा रहे हैं दार्शनिकों के द्वारा,
क्योंकि लोग जो है, लोगों को नहीं पता कि उनके अधिकार क्या है, उसके क्या अधिकार होने चाहिए। लोग तो सिर्फ राजा को पूजते थे, राजा को ही सर पर बिठा रखे थे फ्रांस के लोगों के द्वारा। तो इन लोगों ने कहा, ये 3 दार्शनिक आए, इन लोगों ने कहा कि हम लोगों के भी कुछ राइट्स हैं, अधिकार हैं, पब्लिक का भी कुछ अधिकार है, और इस अधिकार को यहाँ पर इन लोगों ने अपने अपने पुस्तक में इसको दिखाने का प्रयास किया, उसमें लिखने का प्रयास किया। न्यूज़पेपर जब पढ़ा करते थे उस समय सैलून में लोग जाते थे, वहां जो पढ़े लिखे लोग थे उन लोगों के द्वारा जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर पढ़ा जाता था। इससे फायदा क्या होता है, जो व्यक्ति अनपढ़ है, जिसको पढ़ने लिखा आता नहीं, वो समझ सके, सुन के उसको समझाया भी जाता था लोगों के द्वारा। तो सैलून में हो गया, या कहीं पर कॉफी हाउस में हो गया, या कहीं अन्य जगह पर लोग बैठते थे, तो वहां पर अखबार को बहुत जोर जोर से पढ़ते थे। और इस जोर जोर से पढ़ने के पीछे रीजन क्या था, ताकि जो अनपढ़ लोग हैं, जो पढ़ने लिखे नहीं आ रहा, वो कम से कम समझ जाए, उसको समझाया भी जाता था। ये एक तरीका होता था जो अपने अधिकार को कैसे आप ले सकते हो इसके बारे में जानकारी देने का। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे आगे क्रांति की शुरुआत। ठीक है, इसके बाद जो अगला नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्रांति की। ठीक है, तो अगला टॉपिक है क्रांति की शुरुआत कैसे होती फ्रांस में, उसके बारे में जानेंगे। इससे पहले जो बहुत सारे कुछ बैकग्राउंड थे उस चीज को हम लोगों ने डिस्कशन किया। अब क्रांति की असल शुरुआत कैसे हुई, इस चीज के बारे में हम लोग ज्यादा डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। इसमें कई सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे, पता करेंगे कि आखिर क्या बात होगी जिसकी वजह से लोग क्रांति करने के लिए काफी ज्यादा उतारू हो गए, काफी आक्रोश में आ गए। तो बात ये हुई कि जब लुई 16 को ये लगा कि उनके खर्चे कम पड़ रहे हैं, उनके खर्चे काफी ज्यादा मात्रा में विफल हो रहे हैं, तो इस खर्चे को मेंटेन करने के लिए, उसको मैनेजमेंट करने के लिए उन्होंने क्या किया था कि टैक्स को बढ़ा दिया जाए। यही तो उनका विचार आया था ना, कर को बढ़ाई जाए। कर को बढ़ाने की बात उन्होंने की थी, कर को बढ़ाने की बात कही। अब देखो, राजा तो जरूर था लुई 16, लेकिन उसके पास भी इतना पावर नहीं था कि अपने मन से टैक्स को बढ़ा दे, कर को बढ़ा दे। इसके लिए क्या करना होता था, उनको एक मीटिंग बुलाना पड़ता था। जहां पर मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाती है, जहां पर मीटिंग होती थी, उसको कहा जाता था स्टेट जनरल। उसको क्या कहा जाता था, स्टेट जनरल कहा जाता था, स्टेट जनरल कहा जाता था। इसको हिंदी में प्रतिनिधि सभा भी कहते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिनिधि सभा। ठीक, अब ध्यान से देखो, जब वहां फ्रांस में कर बढ़ाने की बात आई तो इसके लिए प्रतिनिधि सभा की एक मीटिंग बुलानी पड़ी, और मीटिंग में 3 लोग आए थे। और 3 लोग कौन कौन से थे, एक तो थे प्रथम स्टेट के लोग, ठीक है, प्रथम स्टेट के लोग। दूसरा कौन लोग थे, द्वितीय स्टेट के लोग थे, ठीक, और तीसरा तृतीय स्टेट के लोग। तीनों लोगों को बुलाना पड़ेगा ना। देखो, राजा जरूर था लुई 16 को, उसके पास इतना पावर नहीं था कि अकेले जो है कर को लागू कर देगी, तुम लोग का टैक्स इतना ज्यादा देना पड़ेगा या कुछ, है कि नहीं। तो तीनों लोगों से उसको मीटिंग बुलानी पड़ी, तो तीनों लोग आए हैं यहाँ पर मीटिंग। अब देखोगे जिस तरह मीटिंग ऑर्गेनाइज किया गया था, उससे पहले जो ध्यान से देखोगे तो यहाँ प्रथम स्टेट से, चूंकि इस स्टेट से कुछ प्रतिनिधि आएंगे, इनमें से इनकी प्रथम स्टेट से 300 लोग आए थे, और सेकंड से भी कितने आए थे, 300 लोग आए थे, और थर्ड वाला से अकेले आए थे 600। कितने लोग आए थे, 600। तो पूछा जाए प्रथम स्टेट से कितने प्रतिनिधि आए थे मीटिंग में, 300 प्रतिनिधि। द्वितीय स्टेट से कितने प्रतिनिधि आए थे, 300, और तृतीय स्टेट से अकेले 600 आए थे। मीटिंग तो होने लगी। मीटिंग कहाँ हो रही है, स्टेट जनरल कहा जा रहा है, जिसको प्रतिनिधि सभा। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, फ्रांस के पार्लियामेंट का नाम क्या है, स्टेट जनरल। हिंदी में आ सकता है प्रतिनिधि सभा। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना। तो प्रथम स्टेट से जब 300 लोग शामिल हुए, सेकंड से भी 300 शामिल, थर्ड से भी 600। इन लोगों ने इनकी जो समस्याएं थी, इन समस्याओं का इन लोगों ने अंबार लेकर आया था। 40,000 लेटर लेके आया था अपनी समस्याओं का, विभिन्न लोगों का 40,000 पत्र लेकर इन लोग थर्ड स्टेट वाले आए थे। कहां पर, प्रतिनिधि सभा में। इत्तेफाक की बात यह है कि प्रतिनिधि सभा में इन दोनों को देखोगे तो फ्रंट में बैठाया गया था। इधर बैठा फर्स्ट स्टेट, इधर बैठा सेकंड स्टेट, और तीसरे स्टेट के लोगों को चारों साइड खड़ा रख दिया गया। चारों साइड क्या कर दिया, खड़ा। यहाँ तक कि बैठने की भी व्यवस्था इन लोगों की नहीं की गई। इतना बड़ा अपमान किया गया। दूसरी बात क्या हुआ, अब क्या, राजा ने बोला ठीक है, टैक्स बढ़ाने के लिए प्रक्रिया चालू करते हैं। प्रोसीजर चालू हो गया। उसमें एक बात सामने आई क्या, कि प्रथम स्टेट का वैलिड वोट 1 माना जाता था। इनका वोट कितना माना जाता था, 1 माना जाता था। इनका भी वोट कितना माना जाता था, 1 माना जाता था।
और इनका भी वोट कितना माना जाता था? ये तो सरासर नाइंसाफी है। जब इन लोगों 300 और 300 600 हो जा रहा है, इनका वोट एक और एक कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और इनका 600 का अकेले की, तो पूरी तरह नाइंसाफी है। इन लोगों ने इस चीज का विरोध किया, बोला कि नहीं अब ऐसा नहीं होगा। इससे पहले अगर पूछा जाए कब हुआ था वोट, तो ध्यान रखना 1614 में वोटिंग हुआ था। जो अभी वोट हो रहा है ना, ये दिन था 5 मई 1789। ये कब हो रहा है ये वोटिंग? 5 मई 1789 को वोटिंग की ऑर्गेनाइज की जा रही है कर बढ़ाने के लिए। इससे पहले वो वोट किस तरह का हो चुका था 1614 में, जो इस प्रकार का हुआ था। प्रथम स्टेट का वैलिड वोट 1 माना जाता था, द्वितीय स्टेट का भी 1 माना जाता था, और तृतीय स्टेट का भी 1 माना जाता था। जब ये सेम प्रक्रिया 5 मई 1789 को इन लोगों ने लुईस 16 ने ये चीज इंप्लीमेंट करना चाहा, इन लोगों ने विरोध किया, बोला कि अब ऐसा नहीं चलेगा। अब एक एक व्यक्ति का एक एक वोट माना जाएगा, यानी 300 है तो वोट कितना हो जाएगा? 300 यहाँ, इसका भी 300, और 600 है तो 600। इन लोगों ने ये रखी डिमांड, लेकिन लुईस 16 ये बात नहीं सुनी। लुईस 16 ने ये बात नहीं सुनी, बोला कि ऐसा नहीं हो सकता है कि नहीं। तो यहाँ पर ध्यान दो, अगर यदि इनका एक वोट इधर माना जाता था, इनका एक वोट माना जाता इधर, एक वोट, ये दोनों आपस में मिल जाते थे, इन लोग 2 हो जाते थे, इनका 1, ऐसे में लोग हार जाते थे, और कोई भी चीज आसानी से वहां पारित हो जाती थी पार्लियामेंट में, है कि नहीं। किसी भी बिल को या किसी कानून को पारित करने में क्या होना चाहिए? मेजोरिटी होना चाहिए, बहुमत होना चाहिए। इन लोगों का बहुमत हो जाता था, इनका कम हो जाता था। इस वजह से कोई भी कानून लोग दोनों पारित कर लेते थे, लोग देखते रह जाते थे। इस बार इन लोगों ने इस बार विरोध किया कि अब ऐसा नहीं चलेगा। जब नहीं चलेगा, लुईस 16 ने बोल दिया कि नहीं हम तो वैसा ही करेंगे। ये लोग सारे 600 के 600 लोग निकल कर बाहर आ गए। ये लोग टेनिस इंडोर कोर्ट में चले गए पेरिस के, और वहां पर जाकर अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित की। क्या घोषित की? नेशनल असेंबली। कहाँ पर? इंडोर टेनिस कोर्ट। इंडोर टेनिस कोर्ट। इंडोर टेनिस कोर्ट में इन लोगों ने अपने आप को क्या घोषित किया? नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली घोषित किया था अपने आप। और इन लोगों ने क्या नेशनल असेंबली घोषित करने का मतलब क्या है? कि हम लोग संविधान खुद बनाएंगे, और संविधान बनाकर ही हम लोग क्या करेंगे? आगे की प्रक्रिया को हम लोग सुचारू रूप से चलाएंगे। देश को संविधान के द्वारा चलाएंगे, न कि किसी राजा महाराजा के निरंकुश शासन व्यवस्था के द्वारा चलाएंगे। ये इन लोगों ने ये बात यहाँ पर तय कर दी। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्टेट जनरल किसको कहते थे? तो जहाँ मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाती थी फ्रांस में या पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं? स्टेट जनरल, इसके अंदर प्रतिनिधि सभा। कब ऑर्गेनाइज की गई थी? 5 मई 1789 को। इससे पहले इस तरह का कब वोटिंग हुआ था ऑर्गेनाइज? 1614 में हुआ था। प्रथम स्टेट से कितने लोग गए थे प्रतिनिधि? 300। इसका वैलिड वोट क्या माना जाता था? 1। द्वितीय स्टेट से कितने गए थे? 300। उसका वैलिड वोट 1। और तृतीय स्टेट से कितने गए थे? 600। उसका वैलिड वोट 1। लेकिन इसी चीज का इन लोगों ने विरोध किया। कितने पत्र भेजे गए थे तृतीय स्टेट के? 40,000 पत्र भेजे गए थे। जब बात नहीं माने लुईस 16, तो इन लोग कहाँ चले गए? इंडोर टेनिस कोर्ट में, और अपने आप को क्या घोषित किए? नेशनल असेंबली का मतलब क्या? कि कानून अब हम लोग खुद बनाएंगे, और उसी कानून के द्वारा देश को हम लोग चलाने का काम करेंगे। ये बात इन लोगों ने। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर सिचुएशन तो ये सारा चीज हो गया, सब पता चल गया। लुईस 16 का मत भी पता चल गई, ये सारी चीजें पता चल गई। इसके बाद क्या हुआ कि जब लुईस 16 इस बात को एग्री नहीं हुए, तो बहुत सारे किसान को समय जो फसलें खराब हो गई थी, इस खराब फसल को के चलते जो है फ्रांस में काफी ज्यादा मात्रा में जो है खाने पीने के सामान के दाम आसमान छूने लगे थे। जब आसमान छूने लगे थे, तो लोगों ने यहाँ पर किया क्या कि बहुत सारी महिलाएं भी आंदोलन में कूद पड़ी, और इस आंदोलन के चलते बहुत सारे दुकानों के ऊपर धावा बोल दिया गया। बहुत सारे लोग जमाखोरी करते थे, जिसकी वजह से भी उनके दाम में काफी ज्यादा वृद्धि हुई थी। तो जमाखोरी को उसको कम करने के लिए लोगों ने दुकानों पर धावा बोलना शुरू किया। इस तरह से धीरे धीरे क्रांतियां स्टार्ट हो गई। लुईस जो जागीर लोग थे, वो लोग क्या करते थे? जागीर लोग कुछ गुंडे बदमाशों का गिरोह बुलाकर कुछ लोगों की फसल को भी काफी बर्बाद करने का प्रयास किया गया था फ्रांस में। इसी चीज का विरोध वहां के फ्रांस के लोगों ने किया था कि कुछ गिरोह जो बदमाशों का बुलाया गया है, किसके द्वारा? राजा महाराजा के द्वारा। जागीर मतलब समझते हो, जिसका कोई किसान जो है उसका खेती करता था,
खेती किसी और, खेत किसी और का, और किसान उसके ऊपर क्या करता था, खेती करने का काम करता था, तो उसको जागीर कहा जाता था। तो जब जागीर लोग काफी ज्यादा मात्रा में एक्टिव हुए तो बहुत सारे किसानों को फसल को बर्बाद किया। इससे गुस्सा कर होकर लोग, कोई तो बेलचा उठा के कूद दिया था, कोई तो देखो कुदाली उठा के कूदा, और सारे लोग एक दूसरे को मार गए। इतने सारे जागीर को मारने के लिए लोग दौड़ पड़ेंगे, जागीर लोग दूसरे देशों में शिफ्ट हो गए या दूसरे शहरों को चले गए, वहां से भाग गए पेरिस से। इतनी घटनाएं हुई थी और अंततः इनको जो है 4 अगस्त 1789 को लुई 16वां को 4 अगस्त 1789 को जो है इसकी नेशनल असेंबली जो बनी थी ना, उसको मान्यता देनी पड़ी। एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाएगा, नेशनल असेंबली को कब मान्यता दी गई थी? नेशनल असेंबली को मान्यता कब दी गई थी? लुई 16 के द्वारा 4 अगस्त 1789 को मान्यता दी गई। बोले कि जाओ अब तुम लोग का शासन वगैरह इन सारी चीजों के अनुसार ही हम लोग आगे काम करेंगे, है कि नहीं? कानून भी तो रहेगा, हम तो राजा रहेंगे लेकिन अब अपने अनुसार नहीं चलेंगे। अब धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे कि अब कानून का सहारा लेंगे, संविधान का सहारा लेंगे और उसके अनुसार हम लोग आगे का काम करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये बातें यहाँ पर की। और इस तरह से देखोगे तो बहुत ज्यादा मात्रा में वहां के लोगों ने, जो लोग थे उन लोगों ने कई सारे टैक्सेस जमा करने का प्रयास किया, और इस तरह से टैक्स उन लोगों ने 20 अरब लिबरे जो है उन लोगों ने क्या किया था, टैक्स जमा कर लिए थे सरकार के लिए, और सरकार इसी के द्वारा खर्च करेगी 20 अरब लिबरे। एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाएगा कितने अरब लिबरे वहां के लोगों के नेशनल असेंबली के द्वारा पैसे इकट्ठे किए गए थे? 20 अरब लिबरे टैक्स के रूप में, और जिसका उपयोग सरकार करती, सरकार उसको करने का काम करने का प्रयास करेगी। ठीक है, तो इस तरह से देखोगे क्रांति की शुरुआत कैसे कैसे हुई समझ में आ गया। यहाँ पर पहला क्या देखें कि लुई 16 टैक्स बढ़ाने के लिए मीटिंग ऑर्गेनाइज किया, और मीटिंग जो है वो तीनों स्टेट के लोग भाग लिए थे, 300 600। इनमें से वैलिड वोट एक एक माना जाता था। इस वजह से लोग गुस्सा आए, लोगों ने कहा कि नहीं, थर्ड स्टेट वालों ने कि हम लोग एक प्रत्येक व्यक्ति का एक एक वोट माना जाए जिससे किसी को तकलीफ नहीं होगी, है कि नहीं? तो इसके बाद 40,000 पत्र आए थे तृतीय स्टेट के लोगों के द्वारा, तृतीय स्टेट के प्रतिनिधियों को भेजा गया था। और इसके बाद जो है जब बात नहीं बनी, ये लोग इंदौर स्टेडियम में जमा हुए, नेशनल असेंबली घोषित की, और अंततः इनको 4 अगस्त 1789 को नेशनल असेंबली को मान्यता देनी पड़ी, किसको? लुई 16वां को। और ये 20 अरब लिबरे लगभग उन लोगों ने पैसा जुटा पाया था। ठीक है, तो इस तरह से ये जो टॉपिक है ये क्लियर हो गया। आगे हम लोग डिस्कस करें नेक्स्ट टॉपिक को। ठीक है, तो अगला जो टॉपिक है वो है फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र। संवैधानिक राजतंत्र का मतलब क्या है? राजा का ही शासन है लेकिन वो संविधान के द्वारा चलेगा। जो 4 अगस्त 1789 को लुई 16 ने जो है संविधान को बनाने की मान्यता दी थी, और इस वजह से अब देखें फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। कैसे? फ्रांस में संविधान 1789 में बनना स्टार्ट हो गया, हालांकि बनकर तैयार भी हो गया था। 89 में जब अप्रूवल दिया गया ना तो 90 91 2 साल लगे, उसके बाद 91 में बन गया, 1791 में बन गया। ठीक, लेकिन इसको लागू कब किया गया ध्यान रहे, तो लागू किया गया था 1 साल बाद 1792 में, बाद ध्यान रखना। ठीक, अब जो फ्रांस का संविधान बनेगा इसके लिए एक वोटिंग कराएगी, बिना वोटिंग का तो संविधान बन नहीं सकता। और इस वोटिंग में देखेंगे तो 2 प्रकार के लोगों को रखा गया। एक लोगों को रखा गया जिसको कहा गया सक्रिय व्यक्ति या सक्रिय नागरिक, और दूसरे व्यक्ति हैं वो है अक्रिय नागरिक। ठीक है, अक्रिय नागरिक या उसको निष्क्रिय नागरिक भी बोलते हैं। ठीक, सक्रिय नागरिक उसको बोलते थे जिनकी एज 25 वर्ष आयु, और जो 3 दिन के बराबर मजदूरी कर चुका सकता। ठीक है, तो उसको सक्रिय नागरिक कहा जाता था। अक्रिय बाकी इधर इसमें महिलाएं हो गई, बच्चे हो गए, ठीक है, वृद्ध व्यक्ति हो गए, इन सारे लोगों को जो है अक्रिय नागरिक के रूप में काउंट किया जाता था। अब यहाँ ध्यान में आएगा कि वोटिंग जो कराया गया फ्रांस का संविधान बनने के लिए, इस समय क्या किया गया, केवल सक्रिय नागरिकों को ही वोट देने का अधिकार था। एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाए फ्रांस में किन लोगों को वोटिंग राइट था,
तो सक्रिय लोगों नागरिक को ही वोट देने का अधिकार था जिनकी एज 25 साल हो गई है और 3 दिन के बराबर मजदूरी के रूप में कर चुका पाता हो तो उस व्यक्ति को सक्रिय नागरिक कहा जाता था। अक्रिय नागरिक में महिलाएं, बच्चे, वृद्ध लोग आ जाते थे। अब फ्रांस में जब संविधान बन रहा है, संविधान में खूब सारी चीजों की चर्चाएं की गई। जो भी संविधान बनाया जा रहा है, इस संविधान में किसी भी व्यक्ति को जन्म से प्राप्त अधिकार नहीं दिए जाएंगे, बल्कि संविधान ये तय कर देगा कि किसी व्यक्ति को क्या अधिकार दिया जाएगा। इनमें से ज्यादातर जो अधिकार देखने को मिलेंगे वो संविधान देगी लोगों को, हर व्यक्ति को जन्म से ही कुछ मानवाधिकार जो है लोगों को दिए जाएंगे। मानवाधिकार की बात कही जाएगी, ठीक है। दूसरी बात क्या किया जाएगा कि जो लोग हैं उनके अधिकारों की रक्षा की जाए, अधिकारों की रक्षा करने की बात कही जाएगी, ठीक। ये भी बात ध्यान रखना, रक्षा करने की बात की जाएगी। कानून का अगर कोई हनन करता है, कानून के तहत कोई व्यक्ति शोषण करता है, कोई व्यक्ति शोषण या हनन करता है, उसको भी सजा का प्रावधान, उसको भी सजा का प्रावधान, ठीक है। ये बात ध्यान देना है। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि मानवाधिकार के ऊपर जो है बात की जाएगी संविधान के द्वारा। मानव के कुछ अधिकार हैं, चाहे जन्म से ही क्यों न हो, लेकिन उनके कुछ अधिकार दिए जाएंगे, उसको सुरक्षित करने के बाद अधिकारों की रक्षा करने की बात कहेगी। कानून के तहत कोई व्यक्ति अगर यदि किसी का शोषण कर रहा है या हनन कर रहा है तो इस व्यक्ति को कानून में सजा देने का प्रावधान किया गया। ये सारी बातें की गई थी फ्रांस के संविधान में। और इस तरह से राजतंत्र का, संवैधानिक राजतंत्र मतलब क्या हुआ कि संविधान के तहत कोई देश अगर राजा अपना शासन चलाता है तो उसको संवैधानिक राजतंत्र कहते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि संवैधानिक राजतंत्र का मतलब क्या है। राजा का ही शासन रहेगा, लुई 16 राजा रहेंगे, लेकिन वो अपने मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। संविधान बना दिया गया नेशनल असेंबली के द्वारा और उसी संविधान के तहत वो अपना रूल रेगुलेशन चलाने का काम करेंगे। इसीलिए फ्रांस क्या बना, राजतंत्र। एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फ्रांस राजतंत्र, संवैधानिक राजतंत्र कब बना, 1791, 1791 में ध्यान रखना। 92 में उसको क्या कर दिया गया था, पारित कर दिया गया था, ये बात ध्यान रखना। सक्रिय नागरिक बनने के लिए की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, 25 साल आयु, 3 दिन के बराबर मजदूरी के रूप में कर चुका पाता हो, उसको सक्रिय नागरिक क्या जाता था। अक्रिय में महिलाएं, बच्चे, वृद्ध आते थे। संविधान का मकसद क्या था, इनका लक्ष्य क्या था कि मानव अधिकार को सुरक्षित करना, अधिकारों की रक्षा करना। कानून के तहत कोई व्यक्ति शोषण कर रहा है, उसका हनन कर रहा है तो उसको सजा देने का काम भी कानून के तहत किया जाएगा। ये सारी बातें जो है की जा रही है संविधान में। और इस तरह से फ्रांस में एक संवैधानिक राजतंत्र फ्रांस बन गया, ताकि संविधान के तहत ही पूरा फ्रांस को चलाने का प्रयास किया जाएगा। राजा रहेंगे लुई 16, कोई बात नहीं, लेकिन संविधान के तहत ही चला जाएगा। इसलिए फ्रांस क्या बन गया, संवैधानिक राजतंत्र। एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है, पूरे विश्व का पहला कौन सा देश है जो संवैधानिक राजतंत्र बना था। आंसर क्या हो जाएगा, फ्रांस। फ्रांस जो है विश्व का पहला संवैधानिक राजतंत्र बनने वाला देश। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, एग्जाम क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ये जो है आज तक का टॉपिक ये खत्म हो गया, फिर हम लोग देखेंगे आगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, ठीक है।